Hello students, today we are going to discuss about ancient Indian education system, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली। आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। Ancient Indian education was deeply rooted in tradition and philosophy, shaping the intellectual and moral development of individuals. प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली जो था वो व्यक्तियों के नैतिक, बौद्धिक, धार्मिक विकास पर आधारित था और उसी के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, गुरुकुल सिस्टम। स्टूडेंट्स लिव्ड विद देयर टीचर्स इन गुरुकुल्स where they learned various subjects like Vedas, philosophy, mathematics, economics, science, medicines, etc. गुरुकुल पर शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी अपने गुरु के साथ रहते थे, गुरु के आश्रम में ही, और वहीं पर रहकर शिक्षा अध्ययन करते थे। इसमें मुख्य रूप से वेद, दर्शन, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा इत्यादि चीजों को सिखाया जाता था। इसके साथ साथ केवल शैक्षणिक ज्ञान ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक विकास पर भी जोर दिया जाता था। पॉइंट नंबर 2, oral tradition. Knowledge was passed down orally with students memorizing scriptures and engaging in debates and discussion. शिक्षा देने की जो प्रणाली थी वो मौखिक परंपरा थी, अर्थात हर चीजों को बोलकर समझाया जाता था। वहां लिखने की सिस्टम नहीं था लिखने का। ज्ञान का संप्रेषण मौखिक रूप से होता था, जिसमें विद्यार्थी वेदों और अन्य ग्रंथों को कंठस्थ याद करते थे और लिखने की कोई सिस्टम वहां पर होता नहीं था, अर्थात सुनकर ही सीखना था और उसी को प्रैक्टिकली यूज करना था। पॉइंट नंबर 3, होलिस्टिक लर्निंग। एजुकेशन emphasize characters development, discipline and alongside एकेडमिक नॉलेज। समग्र विकास। शिक्षा केवल विद्या अर्जन तक ही सीमित नहीं थी, अर्थात सीखने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इससे चरित्र का निर्माण, आत्म संयम कैसे हो, स्टूडेंट अपने आप को कैसे डिसिप्लिन बनाकर रखे, कैसे समाज का विकास हो सके, इन चीजों को भी सिखाया जाता था, उस पर जोर दिया जाता था। पॉइंट नंबर 4, inclusivity. Women also receive education, learning household skills, music and dance. Some pursue lifelong learning and remain unmarried. प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में महिला को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाता था। वे घरेलू कुशलता चीजें जैसे संगीत, नृत्य, पाक शास्त्र, इन चीजों को सीखती थी और अन्य कलाओं को भी सीखती थी। इसमें युद्ध कला ये सब भी शामिल थी। कुछ महिलाएं सीखने के बाद शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती थी और वे आजीवन अविवाहित रहते थे। उनको विदुषी कहा जाता था और शिक्षिका के रूप में उन्हें समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी। पॉइंट नंबर 5, लैंग्वेजेज। कौन कौन से लैंग्वेज यूज होते थे उस समय? तो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में संस्कृत वाज यूज्ड इन वैदिक एजुकेशन व्हाइल पाली वाज द लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। भाषा के रूप में शिक्षा प्रदान करने में संस्कृत का उपयोग किया जाता था और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। पॉइंट नंबर 6, रिनाउंड यूनिवर्सिटीज। कौन कौन से उस समय यूनिवर्सिटी थे? उस समय रिनाउंड यूनिवर्सिटी में था तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो बिहार में है, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये सब टॉप ऑर्गेनाइज और हायर एजुकेशन के लिए फेमस यूनिवर्सिटी थे। अब देखते हैं सम इम्पोर्टेंट एशियंट इंडियन एजुकेशन। कुछ महत्वपूर्ण
प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली कौन कौन सी थी? इसमें मुख्य 5 मैंने चयन किया है। पहला है एंशिएंट वैदिक एजुकेशन, प्राचीन वैदिक शिक्षा प्रणाली। पॉइंट नंबर 2, पोस्ट वैदिक एजुकेशन, उत्तर वैदिक शिक्षा प्रणाली। पॉइंट नंबर 3, ब्राह्मणिक एजुकेशन, ब्राह्मणीय शिक्षा। पॉइंट नंबर 4, बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, बौद्ध शिक्षा प्रणाली। पॉइंट नंबर 5, एजुकेशन इन धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्रों में शिक्षा। अब इन सब को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है एंशिएंट वैदिक एजुकेशन, प्राचीन वैदिक शिक्षा प्रणाली। इसमें इसका क्या मतलब है? एंशिएंट वैदिक एजुकेशन वाज डीपली रूटेड इन स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, shaping the foundation of Indian learning. It was primarily based on the Vedas, the oldest scriptures of Hinduism. वैदिक शिक्षा प्रणाली भारतीय प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण शिक्षा व्यवस्था थी जो वेदों और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित थी। यह शिक्षा मुख्य रूप से गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से संचालित होती थी, अर्थात गुरुकुल में ही ये शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसकी क्या क्या विशेषता है देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, गुरुकुल सिस्टम, स्टूडेंट लिव्ड विथ देयर टीचर्स इन गुरुकुल where they study subjects like philosophy, mathematics, astronomy and medicine etc. गुरुकुल प्रणाली विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर ही वेद, दर्शन, गणित, खगोल, विज्ञान, चिकित्सा इत्यादि का अध्ययन करते थे। पॉइंट नंबर 2, oral tradition, knowledge was passed down orally with student memorizing scriptures and engaging in debates. मौखिक परंपरा थी, अर्थात बोलकर शिक्षा प्रदान की जाती थी। ज्ञान का संप्रेषण मौखिक रूप से होता था, जिसमें विद्यार्थी वेदों और अन्य ग्रंथों को याद करते थे, कंठस्थ करते थे और उन्हें प्रैक्टिकली सीखते भी थे। पॉइंट नंबर 3, स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट, एजुकेशन एम्फेसाइज सेल्फ डिसिप्लिन, राइट ऑनर्स एंड डिवोशंस। आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा, शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्या अर्जन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि चरित्र निर्माण और आत्म संयम पर भी जोर दिया जाता था, ताकि विद्यार्थी एक अच्छे व्यक्ति के रूप में समाज में उभर कर आ सके और समाज में उनका एक विशेष योगदान हो। पॉइंट नंबर 4, उपनयन सेरेमनी, the institution ritual marked to beginning of formal education. उपनयन संस्कार, शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार से होती थी, जिसमें विद्यार्थी को गुरु के संरक्षण में रख दिया जाता था, अर्थात घर के लोग, माता पिता और साथ में रहने वाले लोग उन्हें गुरु एक संस्कार के साथ गुरु के आश्रम में पहुंचाते थे, जहां उसे गुरुकुल परंपरा से ही रहना था। चाहे वो अमीर हो गरीब हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सबका रहन सहन खान पान एक जैसा ही होता था। पॉइंट नंबर 5, सब्जेक्ट वैदिक टेक्स्ट, ग्रामर, लॉजिक, एथिक्स एंड वेलफेयर वेयर पार्ट्स ऑफ द करिकुलम। सब्जेक्ट इसमें क्या थे? तो वैदिक टेक्स्ट थे यानी वेद शास्त्र, उसके ग्रामर थे, उसके लॉजिक थे, उसके एथिक्स और समाज कल्याण से संबंधित चीजों को इसमें रखा जाता था। अब पॉइंट नंबर जो दूसरा था पोस्ट वैदिक एजुकेशन, इसको देखते हैं। उत्तर वैदिक शिक्षा प्रणाली, पोस्ट वैदिक एजुकेशन इज एंशिएंट इंडियन मार्क ए ट्रांजिशन फ्रॉम purely Vedic learning to more diverse subject, including philosophy, medicine, astronomy, and political science. This period saw the rise of formal institutions and
स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। उत्तर वैदिक शिक्षा प्रणाली ने वैदिक शिक्षा से आगे बढ़कर अधिक विविध विषयों को शामिल किया, अर्थात जो वैदिक शिक्षा में सिखाया जाता था उससे भी आगे चलकर उत्तर वैदिक शिक्षा ने प्रैक्टिकल चीजों पर फोकस किया। इस काल में शिक्षा केवल धार्मिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि दर्शन, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान और राजनीतिक शास्त्र जैसे विषयों को महत्व दिया गया। अब देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। इसकी विशेषताओं में सबसे पहले है एक्सपेंशन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बढ़ाया गया। इन एडिशन टू वैदिक टेक्स्ट, स्टूडेंट स्टडीज लॉजिक्स, एथिक्स, ग्रामर एंड साइंस, इन चीजों को भी पढ़ाया जाने लगा। विषयों का विस्तार हुआ। क्या क्या विस्तार हुआ? वेदों के साथ साथ उपनिषद, स्मृतियां, पुराण, आयुर्वेद, ज्योतिष और व्याकरण का अध्ययन किया जाता था। पॉइंट नंबर 2, राइज ऑफ यूनिवर्सिटीज। Institutions like Nalanda and Takshila became center of higher learning. विश्वविद्यालय का विकास हुआ, जिसमें कौन कौन से विश्वविद्यालय अग्रणी थे? इसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय जो थे वो उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे और यहाँ विदेश से भी लोग पढ़ने के लिए आते थे। विश्वविद्यालय में चाइना से वैन सांग आया था पढ़ने के लिए, तो इससे साबित होता है कि विदेश से भी लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे। पॉइंट नंबर 3, इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। एजुकेशन वाज नो लॉन्गर लिमिटेड टू ब्राह्मण्स। बुद्धिस्ट मोस्टरीज बिकम हब्स ऑफ नॉलेज। बुद्ध और जैन शिक्षा का प्रभाव। शिक्षा केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि बौद्ध विहारों और जैन मठों में भी ज्ञान का प्रसार होने लगा उत्तर वैदिक काल में। पॉइंट नंबर 4, रिटन ट्रेडिशन। अनलाइक द oral tradition of the Vedic periods, texts were now documented on palm leaves and manuscripts। लिखित परंपरा, जो वैदिक शिक्षा में मौखिक परंपरा थी, अर्थात गुरु बोलकर शिष्य को सिखाते थे और शिष्य उसे सुनकर याद रखते थे, लेकिन उत्तर वैदिक शिक्षा प्रणाली में इसको लिखकर सिखाया जाने लगा। इस काल में ताड़ पत्रों अर्थात ताल के पत्रों, ताल का जो वृक्ष है उसके पत्तों पर लिखा जाता था और हस्तलिखित ग्रंथ के माध्यम से ज्ञान का संरक्षण किया जाने लगा, अर्थात लिखकर सिखाया जाने लगा। पॉइंट नंबर 5, टीचर्स स्टूडेंट रिलेशनशिप। द गुरु शिष्य ट्रेडिशन कंटिन्यूड। जो परंपरा गुरु शिष्य की थी वो अभी भी विद्यमान थी, मतलब जिस तरह से छात्र गुरु के आश्रम में रहकर सीखते थे वो व्यवस्था अभी भी थी। बट एजुकेशन बिकम मोर एक्सेसिबल टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। लेकिन उस समय एक विशेष ग्रुप के लिए शिक्षा सीमित थी, परंतु उत्तर वैदिक प्रणाली में ये किसी विशेष ग्रुप या जाति तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि सबको शिक्षा प्रदान किया जाने लगा। अगला है ब्राह्मणिक एजुकेशन, ब्राह्मणीय शिक्षा। Brahmanic education was a traditional system of learning in ancient India, deeply rooted in Vedic teachings and spiritual development. It was primarily focused on religious and philosophical studies, shaping individuals for the disciplines and righteous life. ब्राह्मणीय शिक्षा प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जो मुख्य रूप से वैदिक ग्रंथों और धार्मिक अध्ययन पर आधारित थी। यह शिक्षा प्रणाली विशेष रूप से ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्य वर्गों को उपलब्ध थी, अर्थात ये कुछ विशेष वर्गों तक ही सीमित था। की फीचर्स ऑफ ब्राह्मणिक एजुकेशन, इसके कुछ विशेषताएं हैं, इसको देखते हैं क्या विशेषताएं थी।
तो सबसे पहला है गुरुकुल सिस्टम। यहाँ भी गुरुकुल सिस्टम ही था। स्टूडेंट लिव्स विद देयर गुरुज इन फॉरेस्ट हार्मिटेज रिसीविंग पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर स्टूडेंट गुरु के आश्रम में रह के उनके निर्देशों का पालन करते थे, वहीं से शिक्षा लेते थे। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र और अन्य ग्रंथों का अध्ययन करते थे। पॉइंट नंबर 2, वैदिक स्टडीज। एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन मेमोराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द वेदास, उपनिषद एंड धर्मशास्त्र। वैदिक अध्ययन, वेदों, उपनिषदों और धर्मशास्त्र को याद करने की, उनकी व्याख्या करने पर जोर दिया जाता है। इसमें वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र को पढ़ाया जाता था, उनकी व्याख्या पर जोर दिया जाता था। वैदिक शिक्षा प्रणाली भारतीय ज्ञान प्रणाली का मूल आधार था, जिसमें धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक शिक्षा प्रणाली शामिल थी। पॉइंट नंबर 3, strict disciplines. Students followed a rigorous routine including meditation, rituals and self-assessment. अनुशासन और नैतिकता। शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्या अर्जन तक सीमित नहीं था, बल्कि चरित्र निर्माण और आत्म संयम पर जोर दिया जाता था। पॉइंट नंबर 4, कास्ट बेस्ड लर्निंग। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि यह शिक्षा कुछ विशेष वर्गों तक ही सीमित थी। Education was mainly accessible to the upper 3 castes, Brahmanism, कायस्थ and वैश्य। और इसमें क्षत्रिय भी थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ और वैश्य। ज्यादा अधिक शिक्षा थी। शिक्षा मुख्य रूप से 3 उच्च जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पर ही तक सीमित थी। पॉइंट नंबर 4, oral tradition. Knowledge was transmitted orally with students engaging in debates and discussions. मौखिक परंपरा। ज्ञान मौखिक रूप से संप्रेषित किया जाता था, बोल कर सिखाया जाता था, जिसमें विद्यार्थी वाद विवाद और चर्चाओं पर ध्यान देते, जिसमें तर्क वितर्क प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी। यह प्रणाली प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जहां गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता था। पॉइंट नंबर 6, स्पिरिचुअल एंड इथिकल ट्रेनिंग। द गोल वाज टू कल्टिवेट विजडम, मॉरलिटी एंड डिवोशन। आध्यात्मिक और नैतिक प्रशिक्षण। इसका उद्देश्य ज्ञान, नैतिकता और भक्ति को विकसित करना था। पॉइंट नंबर 7, कैरेक्टर बिल्डिंग। Realizing the significance of character in the life of man through freedom from temptation, study of religion, etc. चरित्र निर्माण। मनुष्य के जीवन में चरित्र के महत्व को समझना, जिसमें प्रलोभन से मुक्ति, धर्म का अध्ययन आदि शामिल है। इन चीजों को सिखाकर स्टूडेंट का, छात्रों का चरित्र निर्माण किया जाता था। पॉइंट नंबर 8, फुल ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी। सेल्फ रिगार्ड, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कंट्रोल आर यूज्ड टू डेवलप द पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट। पूर्ण व्यक्तित्व का विकास, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्म संयम का उपयोग छात्रों के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए किया जाता था। अब अगला जो प्रणाली है वो है बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, बौद्ध शिक्षा प्रणाली। द बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम द अर्लियर ब्राह्मणिक एजुकेशन फोकसिंग ऑन मोरालिटी, contemplation and wisdom. It aimed at the holistic development of individuals, emphasizing ethical, intellectual and spiritual growth.
बौद्ध शिक्षा प्रणाली प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण शिक्षा व्यवस्था थी जो नैतिकता, ध्यान और ज्ञान पर केंद्रित थी। यह शिक्षा प्रणाली वैदिक शिक्षा से अलग थी और अधिक समावेशी तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते थे। अर्थात यह एक प्रैक्टिकल नॉलेज था जो बुद्धिस्ट सिस्टम से एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। मोनेस्टिक लर्निंग, education was primarily constructed in Bihars, where monks served as teacher. मठों और बिहारों में शिक्षा, जो शिक्षा थी उसके लिए मठ तैयार किए गए थे या बिहार तैयार किए गए थे। बिहार या मठ, उसी में मॉन्क्स रहते थे। मॉन्क्स मतलब बुद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु शिक्षा मुख्य रूप से बौद्ध मठों और बिहारों तक दी जाती थी, जहाँ भिक्षु शिक्षक होते थे। मतलब वहां पर जो भिक्षु होते थे वही शिक्षा देते भी थे, वही शिक्षक बने भी करते थे। इंक्लूसिविटी, अनलाइक ब्राह्मणिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट लर्निंग वाज ओपन टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ कास्ट और सोशल स्टेटस। जाति व्यवस्था से मुक्त। जिस प्रकार ब्राह्मणिक सिस्टम में शिक्षा प्रणाली में शिक्षा कुछ जाति तक सीमित थी, यहाँ पर जाति को मुक्त कर दिया गया। मतलब शिक्षा सबके लिए खुली हुई है। किसी भी जाति का, किसी वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर बौद्ध भिक्षु के रूप में आ सकता है और शिक्षा ग्रहण कर सकता है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का तीसरी विशेषता यह है प्रैक्टिकल अप्रोच, अर्थात व्यवहारिक शिक्षा। एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन रियल लाइफ एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग मेडिसिन, लॉजिक एंड फिलोसफी। व्यवहारिक शिक्षा चिकित्सा, तर्कशास्त्र, दर्शन और प्रशासन जैसे विषयों को पढ़ाया जाता है। अर्थात जो व्यवहारिक रूप से समाज में उपयोगी था उन्हीं प्रकार की शिक्षा यहाँ प्रदान की जाती थी। पॉइंट नंबर 4, ओरल ट्रेडिशन। टीचिंग्स आर ट्रांसमिटेड verbally with student engaging in discussion and debates। मौखिक परंपरा यहाँ भी थी। ज्ञान का प्रसार मौखिक रूप से किया जाता था, जिसमें वाद विवाद और चर्चाएं शामिल थी। पॉइंट नंबर 5, इथिकल डेवलपमेंट, नैतिक और आध्यात्मिकता का विकास। द गोल वाज टू कल्टिवेट सेल्फ डिसिप्लिन, कंपेशन एंड विस्डम। शिक्षा का उद्देश्य आत्मसंयम, करुणा और ज्ञान को विकसित करना था। जो पांचवा सिस्टम है एजुकेशन इन धर्मशास्त्र में शिक्षा। एजुकेशन इन धर्मशास्त्र वाज डीपली rooted in moral, ethical and social principles guiding individual towards righteous living. These ancient texts emphasize duty, justice and societal order, shaping the foundation of education in ancient India. धर्मशास्त्र में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था, जो समाज में नैतिकता, धर्म और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। इसकी विशेषताओं को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, रिलीजियस स्टडीज इंक्लूडिंग रिचुअल्स, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड डिवोशन एज पार्ट ऑफ एजुकेशन। धार्मिक अध्ययन, इसमें अनुष्ठान, आध्यात्मिक अभ्यास और भक्ति को शिक्षा का हिस्सा बनाया गया था। पॉइंट नंबर 2, moral and ethical tradition focused in truth, non-violence, self-discipline and शिक्षा और धार्मिक शिक्षा। धर्मशास्त्र में सत्य, अहिंसा, धर्म और कर्तव्य पर जोर दिया जाता था। पॉइंट नंबर 3, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सामाजिक उत्तरदायित्व। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन
different classes and professions, ensuring harmony and society in society। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज में अनुशासन और न्याय की स्थापना करना था। पॉइंट नंबर 4, legal and administrative knowledge. It provide guidelines on governance, justice and law enforcement. कानूनी और प्रशासनिक ज्ञान, शासन व्यवस्था और कानून प्रवर्तन पर दिशा निर्देश प्रदान करना इसका उद्देश्य था। पॉइंट नंबर 5, टीचर्स स्टूडेंट रिलेशनशिप। इट फॉलोड द गुरु शिष्य ट्रेडिशन वेयर एज स्टूडेंट लर्न थ्रू oral teachings and discussions। धर्मशास्त्र में शिक्षा पर गुरु शिष्य परंपरा विद्यमान थी, जहां शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर मौखिक रूप से गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे। पॉइंट नंबर 6, वर्ण सिस्टम। द वर्ण सिस्टम इज एंशियंट इंडियन इन्फ्लुएंस एजुकेशन विद डिफरेंट कास्ट receiving distinct types of learning based on their social roles। यहाँ वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी जो विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग प्रकार से शिक्षा निर्धारित करते थे। मतलब हर वर्ग को किस तरह का ज्ञान मिलना चाहिए। क्षत्रिय को जो है युद्ध कला, व्यवसायियों को व्यवसाय कला, ब्राह्मणों को वेद ज्ञान, वेद पाठ, इन इस तरह की जो जिससे संबंधित शिक्षा है उसको यहाँ पर प्रदान किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, प्रैक्टिकल नॉलेज इन धर्मशास्त्र encompassed various aspects of governance, justice, economics and administration, shaping the foundation of ancient Indian society। व्यवहारिक ज्ञान, धर्मशास्त्र में राजनीति, न्याय, अर्थशास्त्र और प्रशासन की शिक्षा दी जाती थी जो समाज के लिए नींव का काम करते थे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।